नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित है। इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दी हुई संख्या का मान ज्ञात करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये वाला जो प्रश्न है ये या तो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से हल किया जा सकता है या वर्टिकली इस तरीके से हल किया जा सकता है। हम पहले हॉरिजॉन्टली ट्राई करते हैं। अब हम ये एक चीज़ देखते हैं कि ये वाली जो कॉलम में संख्या दी हुई है 96, वो इस रो में दी हुई अन्य दो संख्याओं की तुलना में थोड़ी बड़ी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 24, यहाँ पे दिया हुआ है 6। सिमिलरली इसी प्रकार 112 जो संख्या है वो 28 और 7 इन दोनों की तुलना में बड़ी है। तो इस पैटर्न में हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से हमें आंसर या पैटर्न समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अब हम ट्राई करते हैं। जैसे 24 6 से लेके 24 आया, तो ये कैसे आया? अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें, 6 गुणित 24 किया, 6 गुणित 4 किया तो हमारे पास 24 आता है। और 24 में फिर से 4 का अगर हम गुणा कर दें तो हमारे पास 96 आता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस संख्या में 4 का गुणा किया तो ये संख्या आई, और जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ उसमें फिर से 4 का गुणा किया तो हमें तीसरी कॉलम की संख्या प्राप्त हुई। देखते हैं दूसरी रो में भी यही लॉजिक हो रहा है क्या। तो दूसरी रो में क्या दिया हुआ है? हमें 7 दिया हुआ है। 7 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो हमारे पास 28 आता है। और 28 में अगर हम 4 का गुणा करें तो हमारे पास 28 में 4 का गुणा करने पर 112 आता है। यहाँ से ये लेके यहाँ तक 4 का गुणा किया और यहाँ से फिर से 4 का गुणा किया तो 112 आया। अब अगर हम देखें इधर, तो 13 में अगर 4 का गुणा करें तो हमारे पास 52 आता है। और 52 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो हमारे पास 208 आता है। तो ऑप्शन क्रमांक 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी हमें फाइंड द मिसिंग नंबर के आधार का सवाल है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हम हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली दो तरीकों से इस सवाल को हम हल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगर हम ये वाले में देखें तो हमें ये देखना चाहिए कि ये वाली जो संख्या है ये बाकी की सभी संख्याओं से बड़ी है। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन या क्यूब की ट्रिक काम कर सकती है। तो अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 81 को हम लिख सकते हैं 9 का वर्ग। इसी प्रकार 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और 6 को हम लिख सकते हैं 36 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग। तो हम अगर 9, 2 और 6 का गुणा करें तो हमारे पास 108 आता है। तो इसमें हमें क्या लॉजिक लग रहा है कि 81 का स्क्वायर रूट वर्गमूल गुणित 4 का वर्गमूल गुणित 36 का वर्गमूल, तो ये कितना हो जाता है? ये हमारे पास हो जाता है 9, 2, ये हो जाता है 6। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और 18 गुणित 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108। ये 108। देखते हैं दूसरे वाले कॉलम में भी यही हो रहा है क्या। दूसरे वाले कॉलम में हमारे पास है 64 का वर्गमूल गुणित 9 का वर्गमूल गुणित 16 का वर्गमूल। तो हमारे पास क्या संख्या की प्राप्ति होगी? 64 का वर्गमूल होता है 8, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ये कितना हो गया? 8 तिया 24 और 24 चौक 96, ये संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अगर तीसरे कॉलम को हल करें तो हमारे पास होगा 16 का वर्गमूल गुणित 49 का वर्गमूल गुणित 25 का वर्गमूल। तो हमें अब क्या संख्या प्राप्त होती है? 4, 49 का वर्गमूल होता है 7 और 25 का वर्गमूल होता है 5।
तो ये हमारे पास क्या उत्तर आएगा, ये होता है 7 चौक 28 और 28 पंजे 140, तो 140 ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है पी, क्यू और आर अकेले एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। काफ़ी आसान सा सवाल है, लेकिन इस पैटर्न के सवाल हमेशा हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमें क्या कहा गया है, पी कितने दिनों में कार्य कर देता है, पी 12 दिनों में कर देता है। क्यू, क्यू कितने दिनों में कार्य कर देता है, क्यू वही कार्य 15 दिनों में कर देता है। और आर, आर कितने दिनों में कार्य कर देता है, आर 20 दिनों में वही कार्य कर देता है। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि वो तीनों मिलके अगर कोई कार्य करेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर अगर तीनों मिलके कोई ये इसी कार्य को करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कुल कार्य कितना है। कुल कार्य के लिए हमें ये जितने इनके दिन लग रहे हैं उनका एलसीएम निकालना होगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 60। तो पी क्यू 60 यूनिट टोटल कार्य है, हम इसको यूनिट लिख लेते हैं। तो पी को 12 दिन लगते हैं 60 यूनिट कार्य करने में, तो पी की कार्य क्षमता कितनी हो जाती है 5 यूनिट्स की। इसी प्रकार क्यू को 15 दिन लगते हैं 60 यूनिट कार्य करने में, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाती है 4 यूनिट प्रतिदिन की। और इसी प्रकार आर को 20 दिन लगते हैं ये कार्य करने में, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाती है 3 यूनिट प्रतिदिन की। तो इन तीनों की कंबाइंड कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, P प्लस क्यू प्लस आर मतलब 5 प्लस 4 प्लस 3 मतलब कितना हो गया 12, 12 यूनिट प्रतिदिन ये कार्य कर पाएंगे। 12 यूनिट्स पर डे की इनकी कार्य क्षमता है। और कुल कार्य हमारे पास कितना है, कुल कार्य है हमारे पास 60 यूनिट। टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क है 60 यूनिट का। तो इन अगर तीनों मिलके कार्य करेंगे तो ये 60 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देंगे, तो उसका आंसर होगा 60/12 मतलब 5 दिन में। तो अगर तीनों मिलके कार्य करते हैं तो 5 दिन में ये कार्य संपूर्ण कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक हमें बड़ा वर्ड दिया हुआ है जो काफ़ी सारे लेटर्स से बना हुआ है। हमें यह ज्ञात करना है कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऊपर दिए गए वर्ड के लेटर्स से नहीं बनाया जा सकता। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि हम इस बड़े शब्द के सभी लेटर्स को 2 बार मनी मन जोर से पढ़ते हैं ताकि ये हमारी शॉर्ट टर्म की मेमोरी में स्टोर हो जाए और हमें ऑप्शन से उत्तर ढूंढने में आसानी हो। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है HANGOVER। एक बार और HANGOVER। ऑप्शंस में बढ़ते हैं। RANGE ये सभी अभी हमने पढ़े हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है RAGE ये भी हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट HOVER ये भी हमने पढ़े हैं। फिर नेक्स्ट HANG और ये S हमने नहीं पढ़ा। तो इसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित का परिणाम ज्ञात कीजिए। हमें एक नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उसको सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू, उसका मान ज्ञात करना है। तो हमें कहा गया है 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 50,000 हम जानते हैं ऑफ अगर आता है तो हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं। 120% गुणित, फिर से एक बार और ऑफ है तो फिर से गुणित लगा दिया 0.08%।
आगे अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि अगर परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे बटे में 100 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 50,000 गुणित 120% था, परसेंट हटा तो बटे में 100 आया, गुणित 0.08%, तो 0.08 और बटे में 100। और अगर ज़्यादा इसे हल करें तो अगर यहाँ से हम ये डेसिमल हटा देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। दशमलव हटाया तो उसका 1 और बाद के 2 अंक का 100। अब हमें इसे हल करना है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाते हैं, इसी प्रकार ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब हमारे पास क्या बचता है, ये 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 2 एकम 2 और 2 छंकी 12। तो फिर आखिरी में हमारे पास क्या बचता है, 6 गुणित 8 मतलब कि 6 गुणित 8 मतलब 48। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 2, 48। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है एक नंबर सीरीज का सवाल और हमें ये ज्ञात करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। 6 से 4 है मतलब यहाँ पे +4 हुआ, 6 से 10 है तो यहाँ पे +4 हुआ, 10 से लेके 19 है मतलब यहाँ पे +9 हुआ, 19 से लेके 35 है मतलब यहाँ पे +16 हुआ, और 35 से लेके 25 है मतलब यहाँ पे +25 हुआ। तो अगर हम इन संख्याओं को गौर से देखें तो ये सभी संख्याएं वर्ग हैं। ये किसका वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, और 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो यहाँ पे अब जो एडिशन होगा वो 6 के वर्ग का होगा। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो अगर 60 में हम 36 जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होता है, 96। 96 मतलब ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल एसएससी की एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। काफ़ी सरल सवाल था लेकिन हमें इसको हल करने के लिए वर्ग का और वर्गमूल का ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। इन दो संख्याओं के बीच में जो संबंध है उसी संबंध को आधार बनाते हुए हमें यहाँ पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें दिया हुआ 123, 123 और उसके अनुपात में दिया हुआ है 36। 123 अनुपात 36। तो 123 से हम 36 कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ें तो हमारे पास क्या आता है, 1 धन 2 धन 3 मतलब 6, और 6 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास 36 आता है। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे जितनी भी जो पहली संख्या है उनके योग का वर्ग करने पे हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो हमने 123 में तीनों संख्याओं को पहले जोड़ा, 1 धन 2 धन 3, 1 धन 2 धन 3 तो हमें प्राप्त होता है 6, और उसका वर्ग किया तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हुई। इसी लॉजिक से अगर हम दूसरी संख्या देखें तो समानुपात के पास दूसरी संख्या है हमारे पास 221। अब 221 को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 2 + 2 + 1 मतलब कि ये हो जाता है 5, और 5 का वर्ग करने पे जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो होगी 25। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक 4, 25। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें हमें वह विकल्प ढूंढना है जो बाकी अन्य से भिन्न है, मतलब कि यह ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट वाला सवाल है, जिसमें हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो बाकी की 3
वह ऑप्शन ज्ञात करना है जो बाकी के 3 ऑप्शन से भिन्न है। तो इन में देखते हैं कि आपस में क्या संबंध है। तो पहली संख्या हमारे पास दी हुई है 4 और उसके सामने जो संख्या दी हुई है वो है 65। तो 4 से 65 कैसे आ सकता है? अगर हम 4 का क्यूब करें तो हमारे पास आता है 64 और उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो हमारे पास जो ये संख्या है ये प्राप्त होती है, मतलब 65। देखते हैं दूसरी संख्या में भी यही लॉजिक आ रहा है क्या? दूसरी संख्या में दूसरे पेयर में हमें दिया हुआ है 1 और उसके सामने दिया हुआ है 2। अगर हम 1 का क्यूब करें 1 का क्यूब करें तो हमारे पास आता है 1 और उसमें फिर से अगर यही संख्या जोड़ दें, उसमें 1 जोड़ दें तो हमारे पास आता है 2। तीसरे वाले ऑप्शंस में देखते हैं। तीसरे वाले ऑप्शन में 3 और उसके सामने दिया है 27। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का अगर हम क्यूब करें तो हमारे पास आता है 27 और अगर 1 जोड़ दें तो हमारे पास आता है 28। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें 27 ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो लॉजिक ऊपर की दो संख्या दो पेयर में हो रहा था वो लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। सबसे आखिरी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। आखिरी वाले ऑप्शन पे हमें दिया गया है 2 और यहाँ दिया हुआ है 9। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब होता है 8 और उसमें अगर 1 जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है 9। तो चौथा ऑप्शन भी वही लॉजिक को फॉलो कर रहा है जो पहले और दूसरे ऑप्शन कर रहे हैं। लॉजिक क्या है? पहली संख्या का क्यूब करा और उसमें 1 जोड़ा। तो जैसे यहाँ 4 का क्यूब करा और 1 जोड़ा तो हमारे पास 65 आया। 1 का क्यूब किया और उसमें 1 जोड़ा तो हमारे पास 2 आया। और यहाँ पे 2 का क्यूब किया और उसमें 1 जोड़ा तो हमारे पास 9 आया। लेकिन यहाँ पे अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 27 है और 27 में 1 नहीं जोड़ा गया है, सीधे 27 को उसी तरह लिख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है ए और बी स्थान पी पर खड़े हैं। ए और बी नाम के दो व्यक्ति स्थान पी पर खड़े हैं। वे क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। 3 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन देखिए समझने के लिए हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सवाल करते करते समझते हैं। तो ए और बी नाम के व्यक्ति हैं, ये ए है और ये बी है। ए की गति कितनी है? ए की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की गति कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों एक कॉमन जगह पे मान लेते हैं, ये वो कॉमन पॉइंट है जिस पे वो खड़े हुए हैं, जिसे प्रश्न में पी कहा गया है। तो ये पी स्थान पे खड़े हुए हैं और 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। अगर मान लेते हैं ए यहाँ पर है, ये ए है और ये बी है। ए इस दिशा में चलना शुरू करता है, ये ए की दिशा है, और तो बी उसकी विपरीत दिशा में इधर चलना शुरू करेगा, ये बी की दिशा है। अब हमें ये देखना है, हमें पूछा गया है कि 3 घंटे बाद उनकी दूरी क्या होगी। तो अगर ये 1 घंटे चलते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा ये कितनी दूरी पे होंगे। ए की चाल है, मान लेते हैं 1 घंटे चलने के बाद वो यहाँ पे पहुँचता है ए। तो ए की चाल कितनी है? 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 5 किलोमीटर। इसी प्रकार उसी 1 घंटे में बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और मान लेते हैं वो यहाँ पे पहुँचता है, तो ये 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में दोनों कितनी दूरी पे पहुँच जाएंगे? ये यहाँ से 4 किलोमीटर चल लेगा और ये यहाँ से 5 किलोमीटर चल लेगा। तो 1 घंटे में दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब कि कितनी दूरी हो गई? 4 धन 5, ये 1 घंटे की दूरी हो गई 1 घंटे में। और हमसे क्या पूछा गया है कि वो 3 घंटे में कितनी दूरी पे होंगे। तो 3 घंटे बाद इसी प्रकार ए 5 दूना 10 और आगे 15, 5 दिया 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा। और बी 4 दूना 8 और
और फिर आगे 4 तिया 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो 15, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 15 और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 12। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 27। ये 27 किलोमीटर दूरी तय कर लेंगे। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 घंटे में दोनों 4 धन 5 मतलब 9 किलोमीटर चल रहे हैं। तो 3 घंटे में कितना चलेंगे? 9 गुणे 3 मतलब 27 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें अल्फ़ाबेटिकल एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हमें ज्ञात करने और श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमें सबसे ज़्यादा लेटर्स जहाँ पे पास पास में बिना किसी रिक्त स्थान के दिए हों उनको ठीक से ध्यानपूर्वक स्टडी करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें STUR, उसके बाद URR और उसके बाद TURRS। तो अब अगर हम इस श्रृंखला को देखें तो हमारे पास आता है U के बाद RR और यहाँ पे भी है U के बाद RR। तो U के बाद यहाँ पे एक R है, तो इस वाले स्पेस पे क्या आ जाएगा? ब्लैंक स्पेस पे आ जाएगा R। तो ये हो जाता है STURR, URRS। तो STU था, T के पहले हमारे पास क्या था? T के पहले हमारे पास S शब्द था। तो T के पहले यहाँ पे भी कौन सा शब्द, कौन सा लेटर आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा S। तो अब ये पेयर को देखिए STURRS और ये बन जाता है STURRS। 6 लेटर्स यहाँ पे STURRS और ये भी 6 लेटर हो जाते हैं STURRS। अब अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे ये जो मिसिंग नंबर है इसमें हो गया हमारे पास S और यहाँ पे दिया हुआ है U, बीच में एक रिक्त स्थान है। तो अगर हम यहाँ पे T लिख देते हैं तो फिर से ये पैटर्न बन जाता है STURR और यहाँ पे S, फिर TURRS, फिर ये हो जाता है। अगर इसे हम यहाँ पे T लिख दें तो ये श्रृंखला आगे बढ़ जाती है। TU, यहाँ पे भी TU, यहाँ पे भी TU और S के पहले हमें कौन सा शब्द दिया हुआ है? S के पहले हमें दिया हुआ है R। हर जगह S के पहले R आ रहा है। तो इस प्रकार ये श्रृंखला पूर्ण होती है और हमारे पास बन जाता है RSTU। तो हमारे पास कौन सा सही उत्तर होगा? हमारे पास उत्तर होगा R, फिर होगा R, ये R है, ये होगा R, फिर है हमारे पास T, फिर हमारे पास है S, फिर हमारे पास है T। तो RRTST मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।